नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, सबसे पहले तो हम पूर्वांचली क्या है, अब तो दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा महत्व, आदर और सम्मान पाने वाला हमारा महापर्व छठ का आज नहाय खाए के साथ विधिवत शुरुआत हो गया। हमारी माताएं, बहनें और कई भाई बहन भी, भाई लोग भी, मतलब ये पुरुष और महिला दोनों लोग अब इस त्यौहार को मनाते हैं। मेरा छोटा भाई भी इस त्यौहार को मनाता है, तो पुरुष महिला में इसमें भेद नहीं है, वो सब लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को सूर्य उपासना का इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भास्कर और छठी मैया का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बना रहे। आपके मित्रों, शुभचिंतकों और सभी चाहने वाले इस आशीर्वाद से अनुग्रहित हो, अनुकंपित हो। यही शुभकामना, यही दुआओं के साथ मैं राकेश परमार एक बार पुनः आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज बात बड़ा दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि क्या अब ये समय आ गया है कि हम राजनीतिक दल के लोगों के सार्वजनिक बकवास पर सार्वजनिक तौर से मांग करें। आप उसको बयानबाजी भी कह सकते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों के बयानबाजी पर रोक लगाने की मांग हो। मैं उसको बकवास कह रहा हूं क्योंकि वो बकवास है, बयानबाजी नहीं है। उसका उदाहरण आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप समझने में आसानी होगी। जैसा कि आपको पता है, अब हमारे यहाँ जो भी कोई हिंदू त्यौहार आता है तो कई तरह की थॉट्स सामने आने लगता है। कोई आदमी कहेगा जी होली में पानी बचाओ, दिवाली में पटाखे न जलाओ, तरह तरह की बात आती है। उसमें सरकार से लेकर के, मैं विनम्रता से क्षमा चाहते कहूँगा, माननीय न्यायालय तक भी बिल्कुल कूद के आगे आते हैं और अपनी अपनी पहुँच, अपनी अपनी हैसियत, अपनी अपनी औकात जहाँ तक वो लोग हैं वो सब दिखाते हैं। वो सिर्फ हिंदू त्योहारों पर भारत में, क्योंकि हमको बहुसंख्यक कहा गया है। हालांकि हम बहुसंख्यक वगैरह है नहीं, क्योंकि हमको बांट दिया गया है, वो मुद्दा नहीं है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। तो अब छठ पर कई सरकारों ने, दिल्ली की सरकार ने भी अनफॉर्चुनेट उस पर रोक लगा दिया है, महाराष्ट्र सरकार ने रोक लगा दिया, झारखंड सरकार ने भी रोक लगा दिया था, लेकिन वहाँ विपक्ष की बहुत मांग और हंगामा हुआ तो शायद उसने अपना वापस ले लिया। हरियाणा सरकार ने रोक लगाया है, नीतीश जी ने भी रोक लगाया था, लेकिन शायद अब चुनाव जीतने के बाद छठी मैया के आशीर्वाद से शायद वो कुछ रिस्ट्रिक्शन के बाद ओपन किए हुए हैं। कई सरकारों, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने रोक नहीं लगाया है, तो वहाँ के आदरणीय योगी जी ने एक अनुरोध जारी किया है कि भाई कोशिश करें कि अपने अपने घरों से करें, अगर जरूरत ना हो तो बाहर ना जाए, कोरोना अभी गया नहीं है। मित्रों, एक तो बड़ा जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताऊं कि कोरोना अभी नहीं गया है, एकदम जरूर, एकदम ये बात मान लेने वाली बात है। कोरोना ना तो किसी के डराए डरेगा, ना ही किसी के धमकाए धमकेगा। कोरोना आपके बचाव से, आपके खुद के स्वभाव से ही जाएगा और आपके पास नहीं आएगा। उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं और आपकी सजगता ही उस पर रोक लगा सकती है। मित्रों, मेरा ये सादर अनुरोध है आपसे हाथ जोड़ के, अगर संभव है, अगर चलता है, तो आप अपने घरों से छठ महापर्व की पूजा करें। सार्वजनिक जगहों पर आजकल जाने में थोड़ा बहुत परहेज करें, क्योंकि कोरोना का जब तक दवाई नहीं है ना, तब तक इसमें ढिलाई बरतना ठीक नहीं है, मेरा ये मानना है। आते हैं राजनीतिक बयानबाजी पर, मैं उस पर नहीं आ रहा, बकवासबाजी जो मेरा हेडिंग था। मित्रों, सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि कुछ राजनीतिक दलों ने अलग अलग बयान जारी किया है। कुछ लोगों ने कुछ कहा है, कुछ लोगों ने कुछ कहा है। मैं दो चार की वानगी आपको बताता हूं। मैं दिल्ली में रहता हूं, तो पहला बात दिल्ली के नेताओं की हो। मनोज तिवारी अभी कल तक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी लोकसभा में सदस्य हैं। पूर्वांचल बेस ग्राउंड है, भोजपुरी अगर नहीं गाते तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं होते, लेकिन भोजपुरी की मांग, भोजपुरी की उत्थान और भोजपुरी की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने मनोज तिवारी को संसद में पहुंचा दिया। इतनी बड़ी पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बहुत कुछ पाया मनोज तिवारी ने भोजपुरी गाना और कलाकार के रूप में। वो अलग बात है कि वो भोजपुरी के लिए कुछ नहीं किए, उस पर चर्चा नहीं है।
मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल के उस बयान का कि छठ आप सार्वजनिक तौर पर ना मनाएं, अवॉइड करें इससे। उन्होंने कहा है कि आप जिस नमक हरामी करते हैं, जिसका खाते हैं उसका वो ये सब, मैं उस बयान पर नहीं जा रहा हूं। मैं बिल्कुल विनम्रता नहीं दुष्टता से पूछ रहा हूं। मैं विनम्रता वाला आदमी मैं हूं नहीं, मैं दुष्टता दृढ़ता से मनोज तिवारी से पूछ रहा हूं कि मनोज तिवारी को पता है हरियाणा में भी मना किया गया है, तो मनोज तिवारी ने हरियाणा सरकार से मांग किया। पूछने योगी जी ने भी कहा है कि आप अपने घरों से करिए, तो क्या योगी जी के लिए उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल गलत आदमी हैं? मनोज तिवारी नीतीश कुमार कल तक कहा था, मनोज तिवारी झारखंड के लिए कहा, क्योंकि मनोज तिवारी तो पूर्वांचल का स्टार है, तो उन पर तो पूरी भारत के लिए लाइबिलिटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या मनोज तिवारी ने बात कहा? नहीं कहा, क्योंकि मनोज तिवारी को आपका छठ हो ना हो इससे मतलब नहीं है। मतलब उसको हिट एंड रन, उसको राजनीतिक बयान दे करके अपने आप को बता देना है कि मैं पूर्वांचल का बड़ा खसम खास आदमी हूं। छठ नहीं हुआ था तो मैंने अपने एक बयान दिया था, ट्विटर दिया था, फेसबुक यूट्यूब पर बाइट दिया था, समाचार चैनलों को भी बाइट दिया था। कहना है उससे और कोई मतलब नहीं। आपके छठ से उसका कहीं कोई लेना नहीं, दूर दूर तक मनोज तिवारी का आपके छठ से, आपके स्वाभिमान से, आपकी आस्था से कुछ नहीं लेना देना। महाराष्ट्र सरकार ने अपने यहां रोक लगाया हुआ है। अब मजे की बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार जिसने छठ के गैदरिंग पर रोक लगाया, उससे कोरोना फैल रहा है। अभी 4 दिन पहले महाराष्ट्र सरकार का जो मुखिया है, जिसके नेतृत्व में सरकार चल रही है, शिवसेना, बिहार में चुनाव लड़ने का दुस्साहस किया था। मतलब बिहार में शिवसेना चुनाव लड़ने की हिम्मत की थी। ये भी हिम्मत की बात है, ये कम हिम्मत की बात नहीं कि आप हिम्मत करें कि आपको वहां पर चुनाव लड़ना पड़े, जिनके लोगों को सार्वजनिक अपमान करके ही आपका राजनीतिक सर्वाइवल है। आप वहां पर चुनाव लड़ने की हिम्मत की। आपकी हिम्मत की दाद देता हूं, आपको पड़ा। खैर, शिवसेना का हश्र तो शिवसैनिकों को भी पता था कि क्या होना है बिहार में। उनको जुतिया नहीं पड़ी, यही बहुत कम है। खैर, लोकतंत्र में हमारे बिहार के लोग बड़ा संस्कारी लोग हैं, जुतियाते नहीं है। लेकिन बिहार चुनाव में शिवसेना का जो मत संख्या था वो नोटा से कम था। मतलब कई जगह नोटा को ज्यादा मिला और शिवसेना को कम मिला। शिवसेना कहीं नहीं थी गिनती में, कहीं 5 और कहीं 10 और। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि शिवसेना सार्वजनिक छठ पर कोरोना फैल रहा है। यही शिवसेना ने चुनाव आयोग को ये चिट्ठी लेकर के नहीं दिया था कि मैं बहिष्कार करता हूं बिहार चुनाव का। वो बहिष्कार भी कर सकता था, उससे ज्यादा लाइमलाइट उसको मिलता, क्योंकि बिहार में उसको कौन पूछने वाला है। लेकिन एक उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डअप होती कि भाई एक शिव सैनिक ने अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाया, वो चुनाव का बहिष्कार कर दिया। कहा कि भाई कोरोना महामारी के वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि सार्वजनिक भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, तब जा करके होगा। लेकिन शिवसेना ने ऐसा नहीं किया। उसको वहां पर चुनाव इसलिए लड़ना था ताकि और लोगों को बताया जा सके कि सुशांत सिंह राजपूत का जो हम पर हत्या का इल्जाम लगाया जा रहा है, वहां के लोगों ने हम इसको धत्ता बताते हुए मेरे उम्मीदवारों को चुनाव में जिताया हुआ है, या इतने वोट मेरे को मिल रहे हैं। वो ये बताना चाहती है। क्षेत्रीय से राष्ट्रीय पहचान बढ़ाने की उसकी मंशा, उसको आपके कोरोना से कोई मतलब नहीं। बात मनोज तिवारी की एक बार दोबारा से करते हैं। मनोज तिवारी ने भीड़ भाड़ वाले में कहा है, मनोज तिवारी के राष्ट्रीय नेता, देश के दुनिया में सबसे ज्यादा सर्वाधिक आज के तारीख में लोकप्रिय जननायक श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में चुनाव जीतने, मध्य प्रदेश और कुछ एक और जगहों पर उपचुनाव जीतने की खुमारी में अपने यहां एक बहुत बड़ा अभिनंदन समारोह रखा था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान में रक्षा मंत्री जी भी हैं श्री राजनाथ सिंह जी, मतलब टॉप टू 10 नेता उस डायस पर थे, मंच पर थे। और ठीक उनके सामने उनके 2 फीट थे, चूंकि सुरक्षा है इसलिए 200-400 मीटर की दूरी लगाई गई। प्रधानमंत्री जी एसपी जी सुरक्षा में इसलिए थोड़ी डिस्टेंस बनाया गया होगा। मतलब थोड़े डिस्टेंस में नंगी आंखों से प्रधानमंत्री देख रहे थे उस भीड़ को जो वहां पर उनको वाहवाही के लिए पहुंचे थे। उनमें से एक भी आदमी मास्क नहीं लगाया था। सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के मुखारबिंद से एक शब्द भी ये नहीं निकला कि भाई साहब आप लोग यहाँ आए हुए हमारे सामने आए हैं और एक आदमी भी मास्क नहीं लगाया है। तो इक्का दुक्का जो लगाया है उसका लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ बिल्कुल नहीं है।
माननीय प्रधानमंत्री जी 4 दिन पहले ही बोले थे कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और मास्क लगाइए। वो अपने रेडियो संदेश, वीडियो संदेश में वो बोले थे। लेकिन जब उनके सामने इस तरह का उनके ही कहे हुए आदेश का उल्लंघन हो रहा था, तो वो ये नहीं कहे कि आप लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं मान रहे हैं, मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूं, मैं भाषण नहीं दूंगा। क्योंकि जीत की खुमारी और जीत का उत्सव मनाने से ज्यादा जरूरी हमारे देश के जनता का स्वास्थ्य है। क्योंकि मैं सामने देख रहा हूं कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो आगे क्या करेंगे, मैं यहां पर भाषण नहीं दूंगा और कह के चले जाते हैं। विश्वास करिए, नरेंद्र मोदी का कद बढ़ जाता और ज्यादा कई गुना, और दुनिया में उसी बात को उस दिन 3 बार टीवी में, देश भर के टीवी नहीं दुनिया भर के टीवी में चर्चा होता कि भारत का प्रधानमंत्री कोरोना के प्रति कितना सजग है। हालांकि वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके 4 दिन पहले वो बिहार में जाकर के भाषण देके आए हैं और वहां तो किसी ने मास्क ही नहीं लगाया था। वहां भी नरेंद्र मोदी जी ने किसी मंच पर नहीं कहा कि भाई साहब आप लोग मास्क नहीं लगाए हो, मैं इस सभा को संबोधित नहीं कर सकता, क्योंकि कोरोना के कानूनों का, गाइडलाइनों का खुला उल्लंघन हुआ है। बिहार चुनाव में चुनाव आयोग तो खैर अब देश में कहीं है नहीं, वो तो दीवार में टंगी एक तस्वीर है, हर महीने उसका पन्ना फाड़ दिया जाता है, उसी तरह से वो एक है, हर बार बदला जाता है। तो आज ये चुनाव आयोग, तो आज कल वो हो गया है। उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है हमारे देशवासियों को चुनाव के प्रक्रियाओं पर, क्योंकि हमने कहीं चुनाव आयोग को पूरे बिहार में नहीं देखा। इक्का दुक्का लोगों को नोटिस दिया कि आपको इतने दिन बोलने नहीं देंगे, फलाना नहीं कर देंगे, लेकिन वो जो सोशल डिस्टेंस, कोरोना, हैंड सैनिटाइजर, ये सब जो वो पंपलेट छपवा कर दिए थे, एक का भी उन्होंने औचक निरीक्षण नहीं किया। उन औचक की जरूरत नहीं हुई, उनके सब समाचार और उनके अपने वीडियो वाले थे वो दिखा रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कहीं किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया। चुनाव आयोग की मर्दानगी कही जाती कि वो चुनाव आयोग कैंसिल कर देता रजिस्ट्रेशन राजनीतिक पार्टी का कि हमारे यहाँ से आप पंजीकृत है, मैं आपका पंजीकरण निरस्त करता हूं क्योंकि आपने गाइडलाइन का पालन नहीं किया। तब जाकर के पता चलता कि भारत में कोई चुनाव आयोग नाम की चीज है, कोई संस्था है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है जिस पर प्राउड किया जा सके, जिस पर घमंड किया जा सके कि हाँ भाई एक सार्वजनिक संस्था है हम पर। अब मेरा जो स्लोगन था बकवास का, मैं उसको साबित करने में कि राजनीतिक लोग बकवास करते हैं, वो उसी पर आपसे 2-4-5 मिनट आपका आशीर्वाद दूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि मनोज तिवारी जी अरविंद केजरीवाल से तो ये मांग कर रहे हैं कि छठ मनवाइए, क्योंकि आपका छठ मनाना जरूरी है। वही उन्हीं बिहार के लोगों को जिनका छठ था, मनोज तिवारी भाषण देने के लिए बिहार में गए थे, तो किसी को नहीं कहे कि भाई जितना छठ में एक जगह इकट्ठा होंगे उससे ज्यादा लोग तो भाषणों में इकट्ठा हो रहे हैं, आप लोग सोशल डिस्टेंस की पालन नहीं करें, भैया ये क्या कहें। अब आते हैं अरविंद केजरीवाल। मैं दिल्ली में रहता हूं, केजरीवाल ने बंद किया यहाँ पर छठ मनाने से रोक लगाया हुआ है, केजरीवाल बात है। मित्रों, केजरीवाल का राजनीतिक दोहरापन कहिए या दोगलापन कहिए, दोगलापन थोड़ा अनपार्लियामेंट्री होते हैं, इसलिए तो वो लोग बोलते नहीं है, दोहरी मानसिकता, दोहरी चरित्र या दोहरा स्वभाव कह देते हैं। मैं सीधा दोगलापन कहूंगा, क्योंकि मैं अनपार्लियामेंट्री के चक्कर में अपने शब्दों की धार को कम करना नहीं चाहता। दोगला शब्द का धार ज्यादा है, इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। मैं चाहता हूं कि मेरी बात का इम्पैक्ट आप पर ज्यादा हो, वो बात, इसलिए उसको दोगला कहना जरूरी है। राजनीतिक दोगलापन देखिए कि शराब के ठेका खोला, उस पर कोरोना नहीं है, एक पर एक चढ़ करके लोग जा करके शराब के तो ठेकों पर मारामारी करके शराब लिए, उस पर नहीं। सार्वजनिक मंडियां खोला, साप्ताहिक मंडियां जो जगह जगह लगती हैं वो खोला, उसमें नहीं। इसके लिए तो एलजी से लड़ भी गया, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा था कि मंडी खोलने दीजिए। कल कारखाने खोले, उसमें नहीं है। डीटीसी बस में फुल ऑक्यूपेशन कर दिया, उसमें नहीं है। सिनेमा हॉल तक खुल गया, जहां 4 घंटा आदमी कम से कम एक जगह रहता है, उसमें कोरोना नहीं है। क्योंकि 3 घंटे की पिक्चर है, आपको 10-15 मिनट पहले आना पड़ता है, 10-5 मिनट आपको निकलने में लगता है, मतलब कुल 4 घंटा के करीब आप एक ही जगह बंद कमरे में, जहां हवा बाहर से भीतर नहीं आता, भीतर से बाहर नहीं आता। कई हॉल तो आजकल नया सिनेमा हॉल बने हुए, साउंड प्रूफ और एकदम एयर टाइट रूम है, उसमें सेंट्रलाइज एसी है, मतलब एक आदमी अगर लास्ट के कोने में छींका है तो वो पूरी उसमें सर्कुलेट हो रहा है, उसके जो पार्टिकल हवा में तैर रहे हैं वो पूरा तैर रहे हैं, वो ज्यादा डैमेज करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को उससे कोरोना नहीं हो रहा है।
लेकिन अगर छठ हो जाएगा तो कोरोना होगा। मैंने अपने दिवाली वाले संबोधन में कहा था कि मैं ये मानता हूं कि आतिशबाजी बिल्कुल ना हो, क्योंकि इससे प्रदूषण फैल रहा है। मैंने कहा था कि महानगरों में जैसे दिल्ली में तो खैर आदमी को इतनी प्रदूषण से परेशानी है, अगर आतिशबाजी प्राणघातक है तो नहीं करना चाहिए। ये मूछ की बात नहीं है कि हम हिंदू हैं और हमारे हिंदू त्योहारों पर रोक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ड्रामा करता है, अगर यहीं पर कोई मुस्लिम त्योहार होगा तो वो मना नहीं करता। दिवाली पर तुरंत टपक से आकर के मना इसलिए किया कि वो अपने वोटरों को ये बताना चाहते कि देखो मैं तुम्हारे चमचागिरी के चक्कर में हिंदुओं की सबसे महत्वपूर्ण त्योहार दिवाली छठ इस पर रोक लगा दिया। बहाना कोरोना है, क्योंकि अगर कोरोना फैलने का असल खतरा होता तो वह सार्वजनिक सब्जी मंडियां, सार्वजनिक साप्ताहिक मंडियां, सिनेमा हॉल, दारू के ठेके, कल कारखाने, इन सब पर रोक लगाता। लॉकडाउन मतलब टोटल लॉकडाउन, क्योंकि ये कहाँ लिखा है कोरोना के किसी संविधान में, कोरोना के किसी लक्षण में कि सिर्फ छठ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इन जगहों पर जाने से कोरोना फैलेगा, और अगर नहीं फैलेगा और अगर आप छठ पूजा में जाएंगे तो कोरोना फैलेगा। ऐसा कहाँ है कि छठ की गैदरिंग में कोरोना होगा जबकि 2 घंटे का छठ होता है और 4 घंटे के सिनेमा हॉल में छठ नहीं होगा। मतलब ये राजनीतिक दोगलापन नहीं है तो और क्या है। इस विषय पर आप सब लोगों को विचार करना पड़ेगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है। मतलब राजनीतिक लोग बकवासबाजी करने पर तुले हुए हैं, सोल्यूशन लेकर के नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी जहां विपक्ष में है वहां कहेगी कि जी आप फलाना वाला चीज कर रहे हो, लेकिन उसी चीज को उसके खुद के पार्टी में हो रहा है उस पर उसको चर्चा नहीं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में छठ ना मनाने के अरविंद केजरीवाल के निर्णय का विरोध कर रही है, लेकिन हरियाणा में नहीं कर रही क्योंकि हरियाणा में भाजपा की सरकार है। उसी तरह से आम आदमी पार्टी पंजाब में विपक्ष में है, इसलिए वहां पंजाब में उन सब बातों का विरोध कर, लेकिन वही वाला दिल्ली में नहीं विरोध कर रहा है क्योंकि दिल्ली में उसकी खुद की सरकार है। इन्हीं सब चीजों को जब हम जैसे लोग आपके सामने पॉइंट आउट करते हैं, अब आजकल सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग मीडिया हो गया है कि उसको सब लोग देखने लगे हैं। मेन मीडिया तो अब भाट हो गया है। हमारे कई मित्र लोग कहते हैं कि यार सोशल मीडिया में फेसबुक पर थोड़ी बहुत फेक न्यूज आता है, इसलिए उसको फेक बुक कहने का मन कर रहा है। नहीं तो बाकी जो कंटेंट आप जैसे लोग बोलते हैं, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई के लिए कहा, क्योंकि आप वीडियो का आके बोल रहे हो तो गलत बयानी तो होगी नहीं, क्योंकि कोई आम वीडियो शेयर करना और आके खुद वीडियो को बोलना वो दोनों बड़ा अंतर है। तो आप लोग कंटेंट जरूरी बोलते हो, सरकार का आलोचना भी करते हो, समालोचना भी करते हो, उनकी तारीफ भी करते हो। समाचार में तो भाटगिरी के अलावा और कुछ है नहीं। अगर कुछ एक जैसे एक आतंकवादी पकड़ा था, अब उस सवेरे से शाम तक समाचार में उस आतंकवादी का ही चर्चा है और कोई देश में कुछ हुआ ही नहीं। आप बिहार जिस दिन चुनाव था उस दिन पूरे देश में कुछ नहीं हुआ, सवेरे 8 बजे से, जबकि 11-12 बजे से वहां पर काउंटिंग शुरू होती, लेकिन सवेरे 8 बजे से रात के 2 बजे तक चुनाव के अलावा देश में कुछ हुआ ही नहीं। अब बताइए, समाचार पर हम सिर्फ बिहार के चुनाव देखने के बैठे हैं कि देश भर में क्या हुआ ये देखने के लिए बैठे? तो कोई समाचार वाला इस विषय में तो चर्चा करेगा नहीं। काउंटर क्वेश्चन वो समाचार वाला मनोज तिवारी का बाइट दिखा रहा था, वो समाचार वाला पूछ लेते भाई साहब हरियाणा के लिए भी कुछ बोल दीजिए क्योंकि वहां भी छठ मना किया है। आदरणीय योगी जी के लिए कुछ बोल दिए क्योंकि योगी जी ने मना नहीं किया तो असाधारण अनुरोध तो क्या है, मतलब कंडीशनल परमिशन दिया है कि भाई अगर संभव हो सके तो आप अपने घर से कीजिए। तो योगी जी के विषय में कुछ कहिए। वही अरविंद केजरीवाल के पार्टी संजय सिंह का बयान आया था कि अमित शाह से परमिशन लेनी है तो अमित शाह से लेके और करवाओ। उसी से पूछ देते कि भाई आपका पंजाब में इस विषय पर क्या गाइडलाइन है। वही महाराष्ट्र में क्या कह रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना का सरकार है और वो उसमें आम आदमी पार्टी नहीं है, तो वहां का वो निर्णय का विरोध कर रही है। मतलब आप अगर जहां पर आपकी सरकार है तो आप कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, और जहां पर विपक्ष में है वो सरकार अगर कुछ बढ़िया भी करे तो आप उसको बकवासबाजी करिए। इससे उन लोगों का ना साख गिरता है, और लोकतंत्र में अगर जनप्रतिनिधियों का साख गिर जाएगा, जननायकों का साख गिर जाएगा तो लोकतंत्र खत्म है। मेरा असली डर उस पर है, क्योंकि अब नया युवा पीढ़ी ना राजनीतिक बयानबाजियों को अब सिरे से नकार रहा है। वो कह रहा है कि यार ये बेमतलब की चीज है। कई युवा पे एक बार बड़ा एक हंसी आई, एक बताते कि यार युवा पीढ़ी है, इनको भारत का प्रधानमंत्री का नाम मालूम नहीं, देश के राष्ट्रपति का नाम मालूम नहीं, बिहार के प्रधानमंत्री कौन है। मतलब एक एंकर पूछ रहा था, उनको ये पता नहीं कि बिहार में मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता। मतलब इस तरह की वो
सार्वजनिक वो नहीं मीम्स वगैरह बनाने वाले पूछते थे कि आइए बताइए कि बिहार का प्रधान चुनाव हो रहा है तो वहां प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आप कोई कह रहा कि मोदी बनेगा, कोई कह रहा, मतलब वो इतने ज्यादा अनभिज्ञ थे वहां से। ये हंसने की बात नहीं थी, हालांकि वो एक हंसी की वजह से देखा। ये चिंता होने की बात है कि हमारे युवा पीढ़ी जो कि बढ़िया वेल कॉलेज स्टूडेंट है और बढ़िया मतलब वेल क्वालिफाइड है, उन लोगों को हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम मालूम नहीं है। वो इसलिए मालूम नहीं है कि वो सब घृणा करने लगे हैं इन बातों के। कहते हैं कि यार यही एक आदमी महाराष्ट्र में हाँ कहता है और दिल्ली में ना कहता है, एक ही मुद्दे पर। यही दिल्ली में हाँ कहता है और हरियाणा में ना कहता है। बॉर्डर पार करके हरियाणा है, बॉर्डर पार करके कम से कम एक नेता तो हमारे बदरपुर में फरीदाबाद में रहते हैं, दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं। तो फरीदाबाद में छठ पर नहीं कोई बयान दिए, दिल्ली पर बयान दिए हैं, क्योंकि उनका दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, हरियाणा में उनकी सरकार है, तो फरीदाबाद में उस पर नहीं बोलेंगे। हमारे यहाँ हत्याएं, अब आप जान के आपको आश्चर्य होगा कि पाल घर में साधुओं को पीट पीट करके हत्या कर दिया जाएगा, वहां के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोले। द सेम टाइम एक चेले ने अपने साधु की हत्या कर दी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को फोन किया कि देखिए आपके यहाँ साधु की हत्या हुई है, मुझे बड़ा अनफिक है, मैं बड़ा नाराज हूं। ये राजनीतिक दोगलापन है, ये राजनीति की दोहरी चरित्र है कि आपको बयान देना है या बकवास देना है, ये आप समझे। हम तो उसको बकवास के श्रेणी में मानते हैं। हमारी युवा पीढ़ी जब इसको पढ़ेगी, इसको समझेगी और थोड़ा बहुत अगर उसने समय दे दिया कि यार मनोज तिवारी दिल्ली में कह रहा था कि छठ ना मना के गलत भी है, लेकिन हरियाणा के लिए क्यों नहीं कहा। अगर ये क्यों का जवाब उनको मिल जाएगा तो आपकी मट्टी पलीद हो जाएगी, आपका रेट कम हो जाएगा, आपका भाव खत्म हो जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। और अगर हमारे राजनीति में प्रतिष्ठा खत्म हुई तो सब खत्म हो गया। मैं आपको 2-3 उदाहरण और दे करके अपना वीडियो बंद करूंगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा हाथरस कांड। हाथरस के सेम टाइम बागपत में भी हुआ था, लेकिन उस पर कोई विरोध नहीं हुआ। अभी 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक और हाथरस जैसा ही कांड हुआ था, लेकिन उस कांड में हुआ क्या था कि उसमें राजपूत और दलित का एंगल नहीं था, मतलब स्वर्ण समाज और दलित का एंगल नहीं था, इसलिए उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। वो जो बलात्कार करके मर्डर किया गया था, वो मुस्लिम समाज के लोगों ने दलित समाज की बेटी को बलात्कार किया और मार दिया। उस पर चर्चा नहीं हुआ, क्योंकि अब चर्चा करके क्या देगी तो मीम और भीम का मामला है। इस पर कोई ना तो भीम आर्मी वाला भीम बोलने आया, न मीम आर्मी वाला बोलने आया। तो जहां पर जात देख करके राजनीतिक विरोध होगा, धर्म देख करके राजनीतिक बयानबाजी होगा, उस देश का लोकतंत्र कितना दिन तक टिकेगा, ये चिंता का विषय है, ये विचार करने का विषय है। मित्रों, ऐसा ना हो कि देशवासी मांग करने लगे कि आप सबसे पहले संविधान में पहला संशोधन कीजिए कि अगर कोई आदमी फर्जी बात बोलता है, फर्जी वीडियो लगाता है, फर्जी बयान देता है, उसको सार्वजनिक जूते पजारी का काम किया जाए, उनको सार्वजनिक जूते मार करके उनका अभिनंदन किया जाए, ताकि आगे वाले लोग देखें कि अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो आपको जूते पड़ेंगे। मुझे लग रहा है कि अब देशवासी ये मांग करने लगेंगे, और अगर इस तरह का कोई मांग आता है तो इससे बुरा और कुछ नहीं होता। संभल जाइए, पानी सिर से ऊपर जा रहा है और ये पब्लिक है, सब जानती है, सबकी कली पहचानती है। अगर आपके विरुद्ध आ गई ना तो आपको संभालने मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं मुद्दों के साथ मैं राकेश परमार एक बार पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि बयानबाजी बेशक जो हो, पक्ष विपक्ष बेशक जो हो, छठ मनाइए, भगवान भास्कर का आशीर्वाद लीजिए, छठ मैया की कृपा आप पर बनी रहे। लेकिन अगर संभव हो सके तो अपने अपने घरों से छठ मनाइए, क्योंकि भगवान भास्कर तो हर जगह है। ऐसा कोई छत नहीं, ऐसा कोई झोपड़ा नहीं, ऐसा कोई आंगन नहीं जहाँ भगवान भास्कर की लालिमा, भगवान भास्कर की रोशनी ना पहुँचती हो। और हमारे छठी मैया की कृपा घाट पर ही है, कहाँ लिखा है? आपके घर पे भी है। अगर आपके घर पे कृपा नहीं तो आप स्वस्थ कैसे हैं? इस कोरोना महामारी में मैं बोल कैसे रहा हूँ? ये छठी मैया की कृपा से तो है। तो अगर छठी मैया की कृपा मेरे इस बंद कमरे में है तो फिर उनका पूजा यहाँ क्यों नहीं? अरे हम में तो मैं घटक, कम में घटकर व्यापक रहा हूँ, भगवान कहाँ नहीं है? अगर भगवान हर जगह है तो आपको किनारे पर जाने की क्या जरूरत है? आप किनारा पर ना जा करके भी भगवान भास्कर की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना है और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब चूंकि आपके यहाँ चुनाव नहीं है इसलिए आप पर अप्लाई नहीं। कोरोना से बचिए
और भगवान भास्कर का आराधना कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छठ मैया।